हेलो दोस्तों, स्प्रिंट जी के क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ लुसेंट के प्राचीन इतिहास से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी को मैं आपके लिए लाया हूँ। दोस्तों, प्राचीन इतिहास को टोटल 2 वीडियो में मैं रिवीजन कराऊंगा, इसलिए वीडियो लॉन्ग बनेगी तो प्लीज़ घबराइएगा नहीं और वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। जहाँ तक कि आपको पता ही होगा कि मैं बिहार दरोगा से संबंधित सभी वीडियो को मैं अपलोड करता रहता हूँ, इसीलिए मैं आपके लिए लाया हूँ लुसेंट के 30 दिनों का रिवीजन। 30 दिनों में आपके मैं पूरा लुसेंट का रिवीजन करवा दूंगा। चलिए, अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़ जाइए। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का इतिहास उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष का अर्थात भारतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भरत की संतान कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम है। भरत जो है वह एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। प्राचीन ईरानी जो थे इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिससे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते। दोस्तों, यह लुसेंट जो है न्यू अपडेटेड है, इसीलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जितना भी अपडेट किया गया क्वेश्चन है वो सब इसमें उपलब्ध होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। यूनानी जो है इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। मध्यकाल में जो है इस देश को क्या कहा जाने लगा? हिंदुस्तान। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। हिंदू जो शब्द है वह किस शब्द है? कौन सा शब्द है? फारसी शब्द। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज ने इसे इंडिया कहने लगा। इंडिया जो है वह अंग्रेज ने इसे कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बांटती है। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाले को और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाले का बहुमत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट में जानते हैं क्या है सो। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार है। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, पैलियो, मेडिटेरियन, काकेसायड, निग्रोआयड एवं मंगोलॉयड। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया। भारतीय इतिहास को जो है अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया। एक प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन भारत एवं तीसरा आधुनिक भारत। प्राचीन इतिहास जो आज मैं प्राचीन इतिहास पढ़ाने वाला हूँ। प्राचीन इतिहास टोटल 2 वीडियो में मैं इसको रिवीजन कराऊंगा। आज पहला वीडियो है और जल्द ही मैं दूसरा वीडियो इसका अपलोड करा दूंगा। दोस्तों, मैं इस लुसेंट सीरीज में मैं पूरा लुसेंट लगभग 30 दिनों में मैं आपको कवर रिवीजन करा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार, कहाँ के इतिहासकार थे? जर्मनी के इतिहासकार थे। जर्मन इतिहासकार जिसका नाम है क्रिस्टोफ सेलियरस उनका कार्यकाल जो है 1638 से 1707 तक है। चलिए अगला अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, जो कि प्राचीन भारत। चलिए प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। प्राचीन इतिहास के विषय में जानकारी जो है चलिए प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला धर्मग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण, चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियां। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियां को देखते हैं।
भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ जो है वह वेद है। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुम्बकम का उपदेश देता है। वेद जो है किसका उपदेश देता है? वसुधैव कुटुम्बकम का। भारतीय परंपरा वेद को नित्य तथा अपरिसय मानती है। भारतीय परंपरा जो है वेदों को नित्य तथा अपरिसय मानती है। वेद जो है वह चार है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन चार वेदों को संहिता कहा जाता है। इन चार वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला वेद, पहला जो है ऋग्वेद। चलिए ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। ऋग्वेद के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को जो ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल हैं, 10,128 सूक्त हैं। वाल्खिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित टोटल सूक्त है 1028 एवं 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता, तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है तीसरे मंडल में एवं 9वें मंडल में जो है सोम देवता का उल्लेख है। सूर्य देवता का उल्लेख तीसरे मंडल में एवं 9वें मंडल में जो है वह सोम देवता का उल्लेख है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। इसके 8वें मंडल की जो है हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खील कहा जाता है। आगे, चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण है। 4 वर्ण कौन कौन से हैं? पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य तथा चौथा शूद्र। आदि पुरुष ब्रह्मा के कर्मशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए। नोट में देखते हैं क्या है। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। धर्मसूत्र जो है 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। चलिए, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। अधन्य शब्द जिसे मारा न जा सके, अधन्य शब्द का मतलब है गाय से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईसा पूर्व एवं ईसवी के बारे में जानते हैं। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर या जूलियट कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व, BC, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्ष की गिनती उल्टी दिशा में होती है, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई है। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में लिखा गया है। ईसवी को लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी एनो डोमिनी, जिसका अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। विसेंट ऑर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि 1904 में तैयार किया गया था। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इस पुस्तक के जो है 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की व्यवस्था से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत जो है ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई। ऋग्वेद में जो है इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई।
अगला, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? शतपथ ब्राह्मण का। ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? शतपथ ब्राह्मण का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा वेद यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में जानते हैं। स्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अधर्वी कहा जाता है। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? अधर्वी कहा जाता है। ऋग्वेदों में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में जो है यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। बलिदान विधि का वर्णन, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बलिदान विधि का वर्णन जो है किस वेद में है? वह यजुर्वेद में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह एक ऐसा वेद है जो गद एवं पद, गद एवं पद वाला वेद कौन सा है? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। गद एवं पद वाला वेद यजुर्वेद। चलिए अगला वेद की ओर चलते हैं, सामवेद। दोस्तों ये लुसेंट का बहुत अपडेटेड, नया अपडेटेड वर्जन है, इसीलिए आप प्लीज वीडियो को पूरा देखिए। इसमें सभी क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है जो प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया है क्वेश्चन, जितने भी बिहार दरोगा, बिहार एसएससी में पूछे गए हैं और बीपीएससी में। प्लीज अगर आप बिहार एसआई, बिहार एसएससी और बीपीएससी की तैयारी करते हैं, अगर आपको जरूरत है लुसेंट का रिवीजन का, तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़ जाइए। मैं आपको 30 दिन तक मैं आपको पूरा लुसेंट का रिवीजन करा दूंगा। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सामवेद। शाम का शाब्दिक अर्थ गान है। शाम का जो शाब्दिक अर्थ है वह गान है। इस वेद में मुख्यतः 4 यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं, मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उदात्री कहते हैं। इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं? उदात्री। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1028 सूक्त है जो प्राय ऋग्वेद से लिए गए। इसमें 1028 सूक्त है जो प्राय कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। दोस्तों सारे गामा पादा निशा जो आया है वह सामवेद से ही आया है, इसीलिए उसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। नोट, यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का जो वर्णन नहीं मिलता है। चलिए अगला वेद के बारे में जानते हैं, अर्थवेद। अर्थवेद, यह सबसे नया वेद है। अर्थवेद अर्थर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद है। 731 मंत्र तथा 6000 पद है। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतम है। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अर्थवेद में मिलता है। औषधियों का जो उल्लेख है सबसे पहले किस में मिलता है? अर्थवेद में मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से अर्थवेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अर्थवेद में जो है सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। चलिए, पृथ्वी सूक्त अर्थवेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। पृथ्वी सूक्त जो है अर्थवेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन मतलब खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा परिणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महामात्य आदि का विवरण दिया गया। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। चलिए अगला, अर्थवेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसमें सभा एवं समिति को जो है प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। अगला, वेदों की कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। शाकल शाखा जो है वह ऋग्वेद से जुड़ी हुई एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया। यजुर्वेद के जो है शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया। मध्यान्ह और काण्व शुक्ल यजुर्वेद अर्थात वाजसनेय संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक, कनिष्ठल, मैत्रायनी और तैत्तिरीय है। कौथुम, रानायनीय एवं जैमिनीय या तलबकार सामदेव की शाखाएं। अर्थवेद की शाखाएं शौनक और पेपलाद है। अर्थवेद की जो शाखाएं हैं वह है शौनक एवं पेपलाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अर्थवेद है। सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद एवं सबसे बाद का जो वेद है अर्थवेद है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद के बारे में जानते हैं। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। संहिता के पश्चात जो है ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इसने इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए। ब्राह्मण ग्रंथ जो है वह गद्य में लिखे गए। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे सारणी में दिया गया है। चलिए जानते हैं कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं। वेद और उसके ब्राह्मण ग्रंथ। चलिए ऋग्वेद, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ दो हैं, ऐतरेय व कौशिकर, कौशितकी, ऐतरेय एवं कौशितकी। यजुर्वेद, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय एवं शतपथ। तैत्तिरीय एवं शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है वह यजुर्वेद के। सामवेद के है पंचविश। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है पंचविश। और अर्थववेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या है? गोपथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐतरेय में राज अभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें राज अभिषेक के नियम और कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए। अगला, शतपथ में गंधार, शल्य, कैकेयी, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है उसमें शल्य, कैकेयी, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? शतपथ ब्राह्मण का। वैदिक साहित्य में जो है ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? शतपथ ब्राह्मण का। अगला, आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्म कांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्म कांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए उपनिषद के बारे में जानते हैं। उपनिषद की संख्या जो है वह 108 है। उपनिषद की संख्या 108 है, जिसमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। जिसमें 13 को जो है मूलभूत उपनिषदों को श्रेणी में रखा गया। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्राह्मण, आत्मा तथा ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। अगला, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई जो स्थिति है वह मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया। जिसमें जुआ और शराब की भांति जो है स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया। अगला, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया। शतपथ ब्राह्मण में जो है स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जवालो उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। चारों आश्रमों का जो उल्लेख मिलता है वो किसमें मिलता है? जवालो उपनिषद में। चलिए आगे, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनु स्मृति मानी जाती है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक कौन मानी जाती है? मनु स्मृति। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। मनु स्मृति जो है वह शुंग काल के दौरान लिखा गया। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेदांग एवं सूत्र। वेदांग एवं सूत्र के बारे में जानते हैं। वेदांग, वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना की गई। वेदों को भली भांति समझने के लिए जो है 6 वेदांग की रचना की गई। ये है शिक्षा, शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प, कर्मकांडीय विधि, निरुक्त, शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष। कौन कौन से 6 वेदांग हैं? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष। चलिए चलिए सूत्रों में वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया। श्रौत, गिरि तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों, कर्म कांडों तथा राजनीति विधि एवं व्यवहारों से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। अगला, प्रमुख सूत्रकारों में गौतम बुद्धायन, अपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अगला, सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र जो है सबसे प्राचीन माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुराण। चलिए पुराण के बारे में जानते हैं। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण जो है पुराण में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रा शर्वा
माने जाते हैं। इसकी संख्या जो है 18, पुराणों की संख्या जो है 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं के वंशावली पाई जाती है। 5 में राजाओं की वंशावली पाई जाती है। चलिए पुराण के बारे में जानते हैं कुछ और बातें। पुराण संबंधित वंश, विष्णु पुराण जो कि मौर्य वंश से संबंधित है, मत्स्य पुराण जो कि आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है, वायु पुराण जो कि गुप्त वंश से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। पुराणों में जो है मत्स्य पुराण वह सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण है। अगला, अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वो भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति जो है नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक एवं संस्कृति दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है। अग्नि पुराण का जो है काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधित विवरण भी मिलता है। अग्नि पुराण में जो है इसलिए महत्व है क्योंकि उसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधित विवरण भी दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ जो है वह क्या है? कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो है वह कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उसके संबंधों का विवरण मिलता है। आगे बढ़ते हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को जो है आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक जो इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, जिसका अन्य नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त है, यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। अर्थशास्त्र जो है पुस्तक वह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इससे जो है मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अनुवादक जो है वह शाम शास्त्री है। शाम शास्त्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का जो सर्वप्रथम प्रयास है वो किसके द्वारा किया गया? तो कलहन के द्वारा किया गया। कलहन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी, इसका मतलब होता है राजाओं की नदी है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग है। इस ग्रंथ में जो है 8 सर्ग है जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। राजतरंगिणी में कितने तरंग है? 8 तरंग है। इसमें प्रारंभ में से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। इसमें जो है प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के इतिहास शासकों का वर्णन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में सुरक्षित है। अरबों का जो सिंध विजय हुआ था उसका वृत्तांत जो है चचनामा पुस्तक में वर्णित किया गया है। चचनामा जिसका लेखक जो है अली अहमद है। चलिए आगे बढ़ते। अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक जो है अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। इसमें मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य योगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अष्टाध्यायी में जो है पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। किस पुस्तक में? अष्टाध्यायी में।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। कात्यायन की जो गार्गी संहिता है वह एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि जो थे वह पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। इनका जो पुस्तक है महाभाष्य उसमें शुंगों के इतिहास का पता चलता है। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। विदेशी यात्रियों से जो मिलने वाली प्रमुख जानकारी है उसके बारे में जानते हैं। चलिए ए में है यूनानी रोमन लेखक। पहले हम यूनानी रोमन लेखक के बारे में जानते हैं। पहला है टेसियस। टेसियस यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। टेसियस जो है यह ईरान का राजवैद्य था। चलिए आगे देखते हैं। हेरोडोटस। हेरोडोटस इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका, हिस्टोरिका के लेखक जो है वह हेरोडोटस है, में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत और यमन, भारत और फारस भारत और फारस जो ईरान के संबंध का वर्णन किया गया, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। आगे तीसरा है सिकंदर के साथ आने वाले लेखक। सिकंदर के साथ जो है मुख्य रूप से 3 लेखक आए थे, निरियाकस, ओनेसिक्रटस तथा अरिस्टोबुलस। अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। चलिए अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट है मेगा से। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। चलिए अगला डाइमेकस। डाइमेकस जो है यह सीरिया नरेश अंतियोकस का राजदूत था। यह सीरिया नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। अगला डायोनिसियस। डायोनिसियस यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। यह मिस्र नरेश जो है टॉलमी फिलाडेल्फस उसका राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। चलिए अगला टॉलमी। इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। टॉलमी जो है इन्होंने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। अगला है प्लिनी। इसने 1म शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी दोस्तों याद रखें, प से प्लिनी, प से 1म शताब्दी। टॉलमी जो है 2री शताब्दी में पुस्तक लिखी थी। अब प्लिनी जो है 1म शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखे थे। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ आदि के बारे में विवरण मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। चलिए अब अगला देखते हैं, चीनी लेखक के बारे में पढ़ते हैं। चलिए चीनी लेखक में पहले नंबर पे फाहियान। फाहियान यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में विवरण किया। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। फाहियान जो है यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। अगला है संयुगन। यह 518 ईस्वी में भारत आया। संयुगन जो है 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। संयुगन जो है किस लिए आया था? यह बौद्ध धर्म की जानकारी के लिए भारत आया था, जो 3 वर्ष रहा था। चलिए आगे देखते हैं हेनसांग। हेनसांग यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया गया था। लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपीसा पहुंचा। सर्वप्रथम भारतीय राज्य कहाँ पहुंचा था? हेनसांग कपीसा पहुंचा था। भारत में 15 वर्ष तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया।
वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयूकी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। सीयूकी जो पुस्तक है हेनसांग का, उसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। चलिए आगे देखते हैं। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। सिंध का राजा जो है शूद्र था, किसके अनुसार? हेनसांग के अनुसार। हेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमा का भी पूजन किया था। अगला, हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति जो थे आचार्य शीलभद्र थे। कौन थे? आचार्य शीलभद्र। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। अगला पॉइंट है इत सिंह। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। चलिए अब टाइप सी में देखते हैं अरबी लेखक। अरबी लेखक के बारे में जानते हैं। अल अबरूनी। यह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अल अबरूनी ख्वारिज्म या खीव, जो कि आधुनिक तुर्कमेनिस्तान के नाम से जाना जाता है, का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, जिसका हिंदी में है भारत की खोज, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतोल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्ययनों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीतिक आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगला इब्न बतूता, अरबी लेखक में दूसरा है इब्न बतूता। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत है, जिसे रेहला कहा जाता है। रेहला जो है, जो कि इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियाँ देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। चलिए आगे देखते हैं। अब अन्य लेखक के बारे में जानते हैं। तारानाथ यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए अगला है मार्को पोलो। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए काफी उपयोगी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जो पितामह है वह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख, जिसका नाम है बोगाज कोई, जिसे एशिया माइनर के नाम से जाना जाता है, से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य, अश्विनी कुमार, नासत्य को अश्विनी कुमार कहा जाता है, के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यमन राजदूत होलियोडोरस के वेश नगर, जो कि विदिशा में है, गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जो जिक्र है वह हाथी गुफा अभिलेख में। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जो जिक्र है किस अभिलेख में है? हाथी गुफा अभिलेख में। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख शाहगौरा अभिलेख है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? शाहगौरा। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। चलिए आगे देखते हैं। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी भित्री स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी कहाँ से प्राप्त होता है? भित्री स्तंभ लेख से। अगला, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख, जो कि भानुगुप्त शासक के समय में आया था। सती प्रथा का पहला जो है लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख है से प्राप्त होता है। अगला,
सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया। सातवाहन राजाओं का जो पूरा इतिहास है उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। अगला पॉइंट, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? मंदसौर अभिलेख से। अगला पॉइंट, कश्मीरी नौपसानिक पुरा स्थल बुर्जहोम, कश्मीर जो है कश्मीरी नौपसानिक स्थल जो है बुर्जहोम से गर्तावास गड्ढा घर का साक्ष्य मिला। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। चलिए अगला पॉइंट, प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्का कहा जाता था। इसी को साहित्य में काशापर कहा जाता था। प्राचीनतम सिक्कों को जो है आहत सिक्के कहा जाता था, इसी को साहित्य में कासारपन कहा गया है। चलिए, सर्वप्रथम सिक्के पर लेख लिखने का कार्य यमन शासकों ने किया। सर्वप्रथम सिक्के पर लेख लिखने का जो कार्य किया वो किसने किया? यमन शासकों ने किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, महत्वपूर्ण अभिलेख। महत्वपूर्ण अभिलेख, इस साइड अभिलेख है और इस साइड उससे संबंधित शासक है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। हाथी गुफा अभिलेख, तिथि रहित अभिलेख कहा जाता है इसे। हाथी गुफा अभिलेख, इसमें तिथि नहीं था। यह किस शासक के शासनकाल में आया था? कलिंग राज खारवेल। कलिंग राज खारवेल। जूनागढ़, जिसे गिरनार अभिलेख के नाम से जाना जाता है, यह संबंधित है रुद्रदामन से। किस शासक से संबंधित है? रुद्रदामन से। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से। नासिक अभिलेख संबंधित है गौतमी बलश्री से। प्रयाग स्तंभ लेख संबंधित है समुद्रगुप्त से। प्रयाग स्तंभ लेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। एलो अभिलेख, एलो अभिलेख संबंधित है पुलकेशी द्वितीय से। अगला, मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख मौ और मौ से संबंधित है, मतलब मंदसौर अभिलेख जो है मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। अगला, ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख जो संबंधित है प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। अगला, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख जो संबंधित है वह किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, देवपारा अभिलेख। देवपारा अभिलेख जो संबंधित है वह बंगाल शासक विजय सेन से संबंधित है। नोट, अभिलेखों का अध्ययन जो है इपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इपिग्राफी कहलाता है। अगला पाठ, समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अरिकमेडु जो कि पुदुचेरी के निकट है से रोमन सिक्के प्राप्त हुए। अरिकमेडु से है कौन से सिक्के प्राप्त हुए? रोमन सिक्के। नोट, सबसे पहले भारत के संबंध वर्मा स्वर्ण भूमि वर्तमान में जिसका नाम म्यांमार है, मलाया, स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कंबोज और जावा यवद्वीप से स्थापित हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली जो है वह द्रविड़ शैली कहलाती है। अगला पॉइंट, दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर व द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह बेसर शैली कहलाए। उत्तर भारत में मंदिरों की कला शैली जो है नागर शैली और दक्षिण भारत में जो है वह द्रविड़ शैली है, और जहाँ पे दोनों का प्रभाव उसे बेसर शैली कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, पंचायतन। यह काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पंचायतन शैली, देखिए शब्द पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा है। मतलब एक मुख्य मंदिर होगा, उसके चारों ओर 4 सहायक मंदिर होगा, तो वह मंदिर पंचायतन शैली कहलाएगी। चलिए, पंचायतन मंदिर के जो उदाहरण है
कंदरिया महादेव मंदिर जो कि खजुराहो एमपी में है, वह ब्रह्मेश्वर मंदिर जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में है, लक्ष्मण मंदिर ये भी खजुराहो एमपी में है, लिंगराज मंदिर जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में है, दशावतार मंदिर जो देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है, एवं गोंडेश्वर मंदिर यह महाराष्ट्र में। ये सब पंचायतन शैली से संबंधित है।